हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं भला क्यों उसे इतना प्यार करती थी, उसके नाम मात्र से सारे शरीर में विचित्र कपकपी फैल जाती थी। उसकी प्रशंसा सुनते ही मेरी आंखें चमक जाती थी, उसकी निंदा सुनकर मेरा मन भारी हो उठता था। पर मैं उसके निंदकों का खंडन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पक्ष समर्थन के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं थे। बस अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता था, और यदि मेरे पास पर्याप्त शब्द होते भी तो मैं किस नाते उसके निंदकों का मुंह बंद करती। वह मेरा कौन था और मैं उसकी क्या लगती थी। मैं उसकी पूजा करती थी, उसमें पवित्रता के अतिरिक्त कुछ नहीं था। मेरा प्यार बादाम के पेड़ के फूलों की समान था, जो पत्तों के उगने से पहले ही खिलते हैं। मैं सिर्फ 13 साल की थी, मेरे प्यार में यौवन की मादकता अभी टपक नहीं पाई थी। मेरा प्यार उस अबोध बाल विधवा के प्यार की तरह था, जिसे अपने पति के ध्यान में अपना बाकी जीवन बिताना हो। पर उस बाल विधवा के प्यार में व्यवस्था है, और अपने समाज के लिए कटुता और देश है, और लोगों की क्या मजाल है कि उसके आगे उसके पति की कोई निंदा करे, चाहे उसको अपने पति के दर्शन भी अच्छी तरह न हुए हों। पर उस पर उसका समग्र अधिकार है। सारी दुनिया जानती है कि वह मृत व्यक्ति उस बाल विधवा का पति था। किस अधिकार से उसके साथ अपनी तुलना करती हूँ, पर मैं वैसे तो दुनिया के आगे वह मेरा कुछ भी नहीं लगता था। वह तो मुझे जानता भी न था, पर मैं उसको जानती थी। मैं उसका नाम प्यार के मारे जरा जोर से भी नहीं ले सकती थी। उस प्यार को हृदय मंदिर में छिपाकर पोषण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही न था। एक बार की घटना मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं उन दिनों 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल और कॉलेजों में उच्च श्रेणी की लड़कियां निम्न श्रेणी की लड़कियों पर खूब रौब जमाती हैं। उनकी हर बात में हाँ मिलाना पड़ता है। उच्च श्रेणी की लड़कियों से दोस्ती करना गौरव समझा जाता है। मैं स्वभाव से बड़ी लजीली थी। मैं कभी बड़ी लड़कियों के आगे जाती तो मेरे मुंह से आवाज ही ना निकलती थी। हाँ, अपने बराबर की लड़कियों से मेरी अच्छी तरह बनती थी। एक दिन 10वीं और 9वीं श्रेणी की लड़कियों मिलकर उसकी चर्चा कर रही थी। मैं भी वहीं पर थी। मैं भी उन लोगों की बात में दिलचस्पी लेने लगी। मेरे कान गर्मा-गर्म हो उठे, हृदय बुरी तरह धड़क रहा था। मेरे मुंह का रंग गिरगिट की तरह चढ़ता और उतरता था। परमात्मा को धन्यवाद है कि उस वक्त किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। सभी बातें करने में लगी थी। बातों के प्रसंग में एक लड़की बोल उठी, मैं मानती हूँ कि कवि सुयोग्य कवि हैं, पर वे एकदम अकर्मण्य हैं। लिखते तो हैं हजरत देशभक्ति पर और गरीब किसानों की दुर्गति पर आप रहते कहाँ हैं? जरा जाकर देखिए, वे एक महाराज कुमार की तरह रहते हैं। कुछ काम तो करना नहीं है, बस जब मर्जी आती है कलम लेकर घसीट मारते हैं, और उनकी लेखनी सबसे पहले दौड़ती है किसानों की दुर्गति पर। यदि मैं कल उनको हल जोतने के लिए कहूँ तो उनकी कविता भाग जाए। हमें ऐसे कवियों की जरूरत नहीं। आजकल देश को कर्मठ लोगों की जरूरत है। मुझसे नहीं रहा गया, मैं गरज उठी, बस रहने भी दो। सबकी सब मेरी ओर देखने लगी। मेरा मुंह गुस्से के मारे तमतमा रहा था। मैं बोलती गई, यहाँ पर बैठे बैठे किसी की टीका टिप्पणी करना बहुत आसान बात है। आप लोग अकर्मण्यता पर व्याख्यान दे रही हैं, पर आप लोगों में कितनी कर्मण्यता भरी पड़ी है। क्या आप लोग समझती हैं इस हल जोतने से आदमी कर्मण्य बन जाता है? दुनिया में जितने प्रसिद्ध कवि हुए हैं और जिन्होंने मास्टरपीस कविताएं लिखी हैं, वह सब क्या कर्मण्य थे? कभी लोग जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की मूक वाणी में विचार भरकर गाते हैं। आप चाहती हैं कि सबके सब ढोल पीटे और कोई गाए नहीं। न जाने मैं इतनी बातें किस तरह बक गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, आप लोगों को उनके बारे में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। वे एक महान कवि है। फिर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वहां कुछ देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। सबको मेरी स्वतंत्रता पर आश्चर्य हो रहा था। कहाँ तो मैं बुद्ध समझी जाती थी, और कहाँ अपने से उच्च श्रेणी की लड़कियों के साथ इस तरह प्रगल्भता के साथ बोलना। आश्चर्य के मारे सब मुंह बाए मेरी ओर देखने लगी। कुछ देर के बाद वही लड़की जो इस प्रिय प्रसंग का कारण थी बोल उठी, बस बस, बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। हम तुमसे ज्यादा जानती हैं। आखिर उसके नाम पर रोने की क्या जरूरत है? वह तुम्हारा क्या लगता है? मैं शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। बाकी लड़कियां ठहाका मारकर हंसने लगीं। एक लड़की जिसकी आंखों में शरारत टपक रही थी मेरे पास आकर बोली, तुम्हारी जैसी भक्तन को पाने वाले वह कवि महाशय सचमुच धन्य हैं। उनकी तरफदारी लेकर वकालत करने में तुम बहुत कुशल हो।
मेरा मन अपमान और रोष के मारे जल उठा। दिल में आया कि सबको मार डालूं, ये सब मेरी मीठी स्मृति को कलुषित करने पर तुले हैं। पर मैं अपमान के खून की घूंट चुपचाप पी गई। मैं वहां से उठकर चली गई। मुझे काफी देर तक उनकी हंसी सुनाई देती रही। वही शरारत की पुतली न जाने क्या क्या कहकर पुकार रही थी। घर आते ही अम्मा ने पूछा, आज इतनी जल्दी क्यों लौट आई? पहले तो मैंने कोई जवाब न देकर इस बात को टालना चाहा, पर बेनमानी मेरे हृदय का बांध टूट गया और मैंने बिलख बिलख कर रोते हुए उनसे सारा किस्सा कह सुनाया। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? हर एक कवि में कुछ न कुछ दोष होता है ही है। आखिर वे ही हमारे जैसे आदमी हैं। कवि और लेखक सर्वसाधारण की संपत्ति हैं। हर कोई उनकी बातें कर सकता है। मैंने कहा, अम्मा, पर मेरे कवि के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अम्मा गंभीर हो गई और बोली, मनु, तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। अब तुम सयानी होती जा रही हो। मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो। आखिर अम्मा भी मेरे बारे में ऐसा सोच रही हैं। मेरा वह प्यार कैसा था? शीतल चांदनी की तरह पवित्र। उस प्यार में सांसारिकता की जरा भी गंध न थी तो सिर्फ संलग्नता थी, भक्ति थी। जैसे भगवान की प्रशंसा सुनकर भक्त उसकी कल्पना में तल्लीन हो जाता है, कुछ वैसी ही दशा मेरी थी। मेरे मन में एक अजीब जागृति पैदा हो गई। आखिर मेरा भगवान आदमी है। एक निराकार अव्यक्त मूर्ति की कल्पना को प्यार करना आसान है, पर भौतिक वस्तु को प्यार करने में बहुत सावधान होना चाहिए। दुनिया तो एक जवान आदमी और एक जवान लड़की के प्यार का इसी तरह अंदाजा लगाएगी है। परमात्मा को धन्यवाद है कि पिताजी की बदली हो गई, क्योंकि उस दिन से मेरा उस स्कूल में निभा मुश्किल हो गया। जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी तो कवि के प्रथम दर्शन हुए। हमारे स्कूल की ओर से उनके आगमन के उपलक्ष्य में एक सभा की गई। मैं स्कूल के साहित्य संघ की सेक्रेटरी थी। मैंने आयोजनों में कोई कमी नहीं रखी। हॉल लोगों से खचाखच भरा था। कवि मुझसे काफी दूर पर बैठे कविताएं पढ़ रहे थे। मैं मंत्रमुग्ध की तरह उनकी ओजस्वितापूर्ण वाणी सुनती रही। उसके बाद सभापति महोदय ने उनकी रचनाओं की भूर भूर प्रशंसा की। मेरा रोम रोम आनंद के मारे फड़क रहा था। सभापति महोदय ने भाषण समाप्त करने के पहले फूलों की मालाएं लेकर कहा, मैं अब आप लोगों के इच्छानुसार कवि महोदय तथा उनकी पत्नी का सत्कार करता हूँ। आप दोनों ने यहाँ पधारकर बड़ी कृपा की है। मेरे ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी। मैंने सारे शरीर का रक्त सूख गया। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सभापति महोदय न जाने क्या क्या बड़बड़ा गए और न जाने कितनी देर तक मैं मूक बैठी रही। लोगों ने तालियां बजाना शुरू किया। तब मैं एकाएक होश में आई। मैंने देखा कि औरतों के बीच से उठकर एक युवती प्लेटफॉर्म की तरफ आ रही है। तालियां और भी जोर से बज उठी। मैं अभी उसे अच्छी तरह देख भी न सकी थी कि एक आदमी ने मेरे पास आकर कहा, सभापति जी चाहते हैं कि आप कवि वधू के गले में हार पहनावें। मैं तुरंत उठ खड़ी हुई। शरीर में ताकत न थी, गला सूख रहा था। किसी तरह मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई और कवि और उनकी पत्नी के गले में माला पहनाई। फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। तालियां बज रही थी। अब मैं कुछ स्वस्थ हो गई थी। मैं कवि पत्नी की ओर और जरा ध्यान से देखने लगी। अरे यह क्या? ये तो वही है। मैं घर पर लेटी हुई थी। अम्मा पास बैठी पंखा कर रही थी। मेरे आंखें खोलने पर अम्मा मेरे माथे पर हाथ फेरती हुई कहने लगी, मनु, अब तुम्हारा जी कैसा है? मैंने कहा, पानी। पानी पीने के बाद मन जरा स्वस्थ हो गया। अम्मा प्यार से पूछने लगी, मनु, अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा, मालूम नहीं, बड़ी गर्मी थी, बड़ी भीड़ थी। अम्मा ने कहा, ठीक है। अम्मा से पता चला कि मेरी बेहोशी से लोगों में कोई खलबली नहीं मची। मेरे बेहोश होते ही कुछ लोगों ने मुझे घर पहुंचा दिया। मैंने मन ही मन परमात्मा को धन्यवाद दिया। अम्मा मुझे कुछ स्वस्थ जानकर रसोई घर में चली गई। मुझे बड़ी कमजोरी मालूम पड़ती थी। दिमाग बहुत जोर शोर से काम कर रहा था और दिल बुरी तरह धड़क रहा था। आखिर वही लड़की, आंखों में शरारत टपक रही थी। पर अब विजय गर्भ थोड़ी देर बाद आंखें खुली तो देखा कि डॉक्टर साहब पास बैठे हैं और अम्मा बड़ी उदास हैं। डॉक्टर न जाने अम्मा से क्या कह रहा था। मैं सोचने की कोशिश कर रही थी, पर सोचते ही सिर में दर्द होता था। डॉक्टर ने यह कहकर छुट्टी ली कि मैं कुछ नर्वस हूँ, हफ्ते भर तक बिस्तर पर पड़ी पड़ी आराम करूं। आजकल मैं बीए के दूसरे साल में पढ़ रही हूँ। कभी कभी किशोरावस्था की घटना पर सोचने लगती हूँ।
आखिर मैं बेहोश क्यों हुई थी? तो मैंने शुरू से ही अपने आप को धोखा दिया था। मेरा प्यार दैविक नहीं था, उसमें सांसारिकता की गंध आ गई थी। यदि मैं निर्लिप्त भाव से उसकी पूजा करती थी, तो उसके किसी भी लड़की के साथ शादी करने से मेरा क्या बिगड़ता? क्या मेरे प्यार में उसे पाने की इच्छा गुप्त रीत से छिपी थी? मनोवैज्ञानिक के आचार्य फ्रॉइड के अनुसार मेरा प्यार भी स्वार्थमय निकला। मैं आजकल कभी-कभी सोचती हूँ कि क्या मैं अब भी उसे प्यार करती हूँ? मन कहता है नहीं, प्रेम के उस पौधे में जिसे मैंने हृदय के ग्लास हाउस में संसार की धूप सर्दी थी, सर्दी से बचाकर बहुत ही लाड प्यार से पाला था। अब अंकुर निकले तो एक गिलहरी ने आकर उसे जड़ से कुतर डाला। बस यही उसकी अधूरी समाप्ति हो गई। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।